नमस्कार। सुबह के 10:30 बजने को है। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और सबसे पहले आपको बताते हैं हरिद्वार में 65 मौत, छिपा गया अस्पताल। बाबा बर्फानी हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया है। 65 मौत अस्पताल के द्वारा छुपाई गई हैं। अस्पताल पर मौतों को छुपाने का आरोप है। 25 अप्रैल से 12 मई तक हुई मरीजों की मौत के मामले में हम आपको बता रहे हैं कि अब स्वास्थ्य विभाग की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। 65 लोगों की मौत छिपाने के इस मामले में बाबा बर्फानी हॉस्पिटल को नोटिस जारी कर दिया गया है। तो हरिद्वार से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस समय की, जिसमें 65 लोगों की जान गई है, लेकिन इस सच को छुपाया गया है अस्पताल प्रशासन की तरफ से। और अब स्वास्थ्य विभाग सीधे अलर्ट मोड पे आते हुए कार्रवाई के मोड में आ चुका है। उत्तराखंड एडिटर अनुपम द्विवेदी हमारे साथ इस समय मौजूद है। अनुपम, ये बहुत बड़ी बात है। एक टाइम जब यहां पर कोरोना काल चल रहा है, पहले ही लोगों की जान जाने की संख्या बढ़ रही है, कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में क्या वजह रही कि अस्पताल प्रशासन ने 65 लोगों की मौतों की इस आंकड़े को छुपाया है? क्या है सच्चाई? देखिए कंचन, ये एक खास बात ये भी है कि जो बाबा बर्फानी हॉस्पिटल है डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। मतलब यहाँ सिर्फ कोविड मरीजों का ही इलाज होता है। और ऐसे में लगातार 18-19 दिन तक ये मौतों का आंकड़ा छुपा जाना, क्योंकि देखिए हर हॉस्पिटल के लिए जरूरी है कि रोज उसके बाद जो भी अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसको आईसीएमआर की वेबसाइट में अपडेट करते हैं और वही डेटा जो है देश भर में सबके सामने आता है। तो यहाँ ये शिकायत हुई थी इस अस्पताल की, जो केदारनाथ के विधायक है मनोज रावत, उन्होंने भी इस तरीके को इशारा किया था। तो उसके बाद ये जांच हुई है, स्वास्थ्य विभाग की जांच में है, मामला पकड़ा गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने इनको नोटिस सर्व किया है और पूछा है कि क्या रीजन था कि आपने छुपा दिया और क्यों ना आप पे एक्शन लिया जाए। तो देखिए पूरा लीलापोती का पूरा मामला है और ये अकेला हॉस्पिटल नहीं है। देहरादून का एक दूसरा अस्पताल है जिसका नाम है कालिंदी हॉस्पिटल, उस पे भी आरोप है कि उसने भी कुछ मौतें छुपाई हैं। अनुपम, मेरा सवाल है कि क्या ये 65 लोगों की जो जान गई है, ये कोविड से ही गई हुई है? देखिए कंचन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है, तो सिर्फ कोविड मरीजों का ही अस्पताल है, मतलब इलाज होता है। तो जाहिर तौर पे जो भी जान गई है वो कोविड के पेशेंट थे। और ये आईसीएमआर की वेबसाइट में इसका अपडेशन नहीं होना है, बहुत गंभीर मामला है। और जो राज्य के कोविड कंट्रोल रूम के जो सीओ हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अभिषेक त्रिपाठी, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। और साथ में देखिए अब इससे एक रास्ता ये भी खुला है कि जो बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल से स्टेट भर में जो इलाज कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उनकी भी पड़ताल होगी कि कहीं कोई घपला तो नहीं है आंकड़ों में। और एक सवाल ये भी है कि कब ये अनुपम ये मौतें कब हुई हैं और अस्पताल ने जो ये आंकड़ा छुपाया है ये उजागर कैसे हुआ? कैसे स्वास्थ्य विभाग तक ये खबर पहुंची? मैं वही बता रहा था कंचन, देखिए 25 अप्रैल से लेके और 9 मई तक का ये आंकड़ा है, उसके बीच में ये 65 मौतें हुई हैं। हुआ यूं कि ये ऐसा टिप ऑफ मिला था, ऐसी कंप्लेंट हो रही थी इस अस्पताल में कुछ गड़बड़ हो सकती है। और इस तरीके का इशारा केदारनाथ के विधायक ने अपनी चिट्ठी में किया भी था, जो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने लिखी थी। तो उसके बाद से ये स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्टिव हुई। उन्होंने जब पड़ताल करी तो पता लगा कि हाँ ऐसा हुआ है और ये आईसीएमआर की वेबसाइट में समय रहते अपडेशन नहीं हुआ था। ये गंभीर मामला है कंचन, क्योंकि तो जो लोग अपने पेशेंट्स को देखते हैं, जिनका एडमिशन वहां पर होता है हॉस्पिटल में, वो जानकारी लेना चाहते हैं। तो आंकड़ों में कहीं ना कहीं घपलेबाजी हुई है और एक पूरा जांच का एक नया रास्ता खुला है इसके साथ ही। बिल्कुल, आंकड़ों की घपलेबाजी तो है और अब इस पर एक्शन लेने के मूड में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से आ चुका है। लेकिन क्या अनुपम वो परिवार भी सामने आए हैं जिन परिवार के लोगों की जान गई है? क्या उन तक न्यूज़ 18 पहुंच पाया है? वहां से कोई खबर? देखिए अभी तो ये सिर्फ खबर ब्रेक हुई है और अब हम इसकी खुद हम अपनी टीम्स लगेंगे, इनको ट्रेस आउट करेंगे कि कौन वो फैमिलीज थी जिनके कोई ना कोई परिजन वहाँ एडमिट थे और जिनके साथ ये कैजुअलिटी हुई है। और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन तक समय रहते इन्फॉर्मेशन मिल पाई या उनकी यूं ही बॉडी थमा दी गई कि आपका ये परिजन है, और या उनको कुछ ऐसा गोलमाल इन्फॉर्मेशन दी गई। तो ये अब जांच का विषय है। हम लोग भी इसको अब आगे जो है खोजेंगे, अपनी टीम हम लगा के इसमें पता करवाएंगे। ठीक है सर, शुक्रिया आपका बहुत जानकारी के लिए। तो आप अनुपम त्रिवेदी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि ये बड़ा मामला है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब एक्शन इसके ऊपर लिया जाएगा। आखिर वजह क्या रही 65 लोगों की मौतों के आंकड़े को छुपाने के लिए बाबा बर्फानी अस्पताल की तरफ से? सीएम तीरथ सिंह रावत के आज के दौरों का जिक्र करते हुए आपको बताते हैं कि 3 जिलों की तरफ आज वो रुख करने वाले हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर जाने वाले हैं। कोविड को लेकर तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। 6 बजे शाम के सचिवालय में राज्य में कोरोना के हालातों की समीक्षा बैठक भी होने वाली है। 3 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का। शाम के 6 बजे होने वाली है सचिवालय में मीटिंग भी, जिसमें तमाम कोविड
हालातों की समीक्षा बैठक होने वाली है। अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी, लेकिन उससे पहले गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर की तरफ कूच करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। और आइए सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट की तरफ, जो कि देहरादून से इस समय लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं। दीपांकर, फिलहाल की अपडेट क्या है? 3 जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, क्या इस समय शुरुआत हो चुकी है दौरों की? बिल्कुल, मुख्यमंत्री के दौरे की शुरुआत हो चुकी है। गोपेश्वर सबसे पहले मुख्यमंत्री जाएंगे, वहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जायजा लेंगे, किस तरह की वहां तैयारियां हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग आएंगे, फिर रुद्रप्रयाग में क्या तैयारियां हैं पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट की और कोविड को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, वहां का जायजा लेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री श्रीनगर आएंगे, जहां बेस हॉस्पिटल का वो निरीक्षण करेंगे कि वहां पर क्या कुछ हालात हैं और कैसे वहां पर तैयारियां की गई हैं। फिर शाम में मुख्यमंत्री देहरादून लौटेंगे और 6 बजे सचिवालय में बैठक होगी कि कोविड के हालात पूरे राज्य में किस तरीके के हैं। उसमें सभी डीएम्स मुख्यमंत्री से अपनी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को बताएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है कंचन की रिकवरी रेट अभी भी उत्तराखंड में ठीक नहीं है। मॉर्टेलिटी यानी मरने वालों की जो दर है वो बहुत ज़्यादा है। पिछले 14 दिनों में 12 दिन ऐसे रहे जब 100 से ज़्यादा डेथ हुई है। इसके अलावा गाँव में संक्रमण फैला है। ये 3 ऐसे बिंदु हैं जिन पर सरकार को गंभीरता से सोचना होगा और गाँव में किस तरीके से अब हेल्प पहुँचानी है उसका प्लान क्या होगा। और 18 तारीख तक यहाँ कर्फ्यू है सुबह 5 बजे तक। 18 तारीख के बाद सरकार का क्या प्लान होगा, यानी आज की बैठक में काफ़ी कुछ प्लान तय होगा कि आगे 18 तारीख के बाद क्या इसी कर्फ्यू के साथ आगे बढ़ा जाएगा, गाँव को किस तरीके से बचाया जाएगा, मौतों को किस तरीके से कम किया जाए और रिकवरी रेट को कैसे बेहतर किया जाए, ये सब कुछ देखा जाएगा। 2 बड़ी बातें आपने कही है दीपांकर, एक तो गांव शहर से जमीन से गांव की तरफ, पहाड़ की तरफ पहुंच चुका है कोरोना का संक्रमण, और दूसरी बात ये कि जो कर्फ्यू सख्ती से जिसका पालन करवाया जा रहा है, सख्ती के साथ जिसको लागू कराया गया है, क्या आगे भी ये इसी तरह से कंटिन्यू रहने वाला है या फिर हम कुछ बदलाव देखेंगे? जिस तरह से हम देख रहे हैं हर दिन आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी 5000, कभी 7000, कभी 5, कभी 7, तो ये क्या माने, ये सख्ती का नतीजा है जो सख्ती के साथ कोविड कर्फ्यू को लागू किया गया है? कंचन, यही सबसे बड़ी बात होगी कि पिछले 21 दिन में 26 तारीख की शाम 7 बजे से कर्फ्यू लगा था और 18 तारीख की सुबह 5 बजे तक लगा है, जिसमें पहले शहरों में लगा और ये हफ्ता पहला हफ्ता है जब पूरे राज्य में कर्फ्यू लागू किया गया। अब आंकड़ों के आधार पर इसकी समीक्षा सरकार जरूर करेगी कि क्या केसेस कम हुए। रिकवरी रेट अभी भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट का रिकवरी रेट उत्तराखंड का अच्छा नहीं है, मौतें कम नहीं हो रही हैं। जहां तक बात की आपने आंकड़ों में थोड़ा कमी आने की 5 से 7 हज़ार के बीच, ये उत्तराखंड के लिहाज से बहुत बड़ा आंकड़ा है। टेस्टिंग में कमी रही तो आंकड़ों में भी कमी आई और एक दिन 9600 का आंकड़ा उत्तराखंड में मरीजों का टच किया था, जो टॉप अभी तक का नंबर रहा था एक दिन में केसेस का। हाँ, वहां से आगे उत्तराखंड नहीं गया, लेकिन अभी भी उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जहां हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक है। यानी अब सरकार को कुछ ना कुछ इसी प्लान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि बंदिशें अभी भी लागू रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। आज शाम की 6 बजे की बैठक काफी अहम हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों के लिए रणनीति उत्तराखंड में अब तय की जाने वाली है आज की बैठक में। शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट करके उन्होंने ऑक्सीजन एक्सप्रेस की जानकारी दी है। ट्विटर पर ये ऑक्सीजन की जानकारी जो दी गई है उसके आप देख रहे हैं अंश, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस ऑक्सीजन की दूसरी खेप लेकर हरावाला पहुंची है। राज्य को दूसरी खेप में 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि विभिन्न जिलों को मांग के हिसाब से बांटी जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा किए गए इस सहयोग के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस भी प्रदेश के अंदर पैर पसारने लगा है। कोरोना से जूझ रहा राज्य अब ब्लैक फंगस से भी दो हाथ करने वाला है। देहरादून के मैक्स अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर एक मरीज के ब्लैक फंगस की पुष्टि की गई है। इससे पहले इसी साल के जनवरी और फरवरी महीने में ब्लैक फंगस के 2 केसेस आ चुके हैं। नए मरीज के सामने आने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। इस बारे में जल्द ही दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए जा सकते हैं। फटाफट से आपको आज की कोरोना की अपडेट दे देते हैं। कोरोना से उत्तराखंड में 5775 शुक्रवार के नए आंकड़े हैं। 24 घंटे में 116 लोगों ने दम तोड़ा। 4483 मरीज ठीक हुए, ये डिस्चार्ज होकर अपने घर गए हैं।
फिलहाल राज्य के अंदर 79,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। जिलेवार तरीके से समझिए, देहरादून में 1500 से ऊपर मामले, हरिद्वार में 800 से ऊपर मामले, नैनीताल में 531 ये नए मामले हैं जो कल में आए हैं। और सबसे दुखद बात यह कि एक बार फिर से 100 के ऊपर आंकड़ा जाता हुआ कोरोना से जान जाने वाले लोगों का। अगली खबर टिहरी से है, जहां पर गांव में कोरोना का प्रकोप। कंडीसौन के घौन गांव में 59 मरीज मिले हैं, तो गांव में भी कोरोना का प्रकोप है। और ये गांव का हम जिक्र करते हुए बता रहे हैं कि एक साथ एक ही गांव में, सोचिए कम संख्या वाला ये पहाड़ी गांव, जहां पर एक साथ 60 के करीब जो लोग हैं, 59 लोग जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित 59 मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। टेस्टिंग की जा रही है और टेस्टिंग के बाद ही ग्रामीणों को निकलने दिया जा रहा है। गांव में कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। दहशत में सारे गांववासी। सौरभ सिंह मेरे सहयोगी टिहरी से इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद हैं। सौरभ, ये इस गांव के बारे में बताइए। और एक साथ 59 लोगों का पाया जाना अब यानी कि गांव के और जो लोग हैं उनको और डर के साए में जीना पड़ेगा। कंचन, कहीं ना कहीं टिहरी जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोरोना का कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और लगातार करीब अभी तक 1 दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जहां पर लगातार जो कोरोना संक्रमित लोग हैं वो निकल रहे हैं। उसके बाद उन्हें कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। कंडीसौल का घौन गांव है जहां पर जो 59 लोग हैं वो लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। कई दिनों से लोग बुखार से पीड़ित है। उसका स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा वहां जाके टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग के बाद ये पता चलता है कि ये सभी लोग कोरोना संक्रमित है। उसके बाद एहतियात के तौर पे प्रशासन द्वारा उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। करीब 150 परिवार यहाँ बताए जा रहे हैं और अभी तक जो सैंपलिंग है वो जारी है और कहीं ना कहीं अब आगे इसमें और ज्यादा खतरा बना हुआ है। शुक्रिया आपका सौरभ, जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए इस खबर पर। पौड़ी के सीला गांव की तरफ आपको ले चलते हैं, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। पूरे इलाके में कई गांव ऐसे हैं जो बुखार की चपेट में हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव जाकर सैंपलिंग करनी शुरू की है। सीला गांव के साथ ही एकेश्वर ब्लॉक में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ जहां पर 57 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। गांव में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना मरीज। इसको देखते हुए इस गांव को भी कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया। स्वास्थ्य विभाग कहता है कि संक्रमित मरीजों को कोरोना से संबंधित दवाई देकर लगातार उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जो बढ़ रहा है, अभी शादी ब्याह का माहौल चल रहा था, इसके कारण बढ़ रहा है। और जैसे जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो कोई दिल्ली, देहरादून या मुंबई, कलकत्ता से जो भी आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, ये लोग प्रवासी लोग जो आ रहे हैं घर पे आ रहे हैं। और पहले जो सिस्टम था कि होम क्वारंटीन का जैसे स्कूलों में था, अब ऐसा कुछ नहीं है। और कोई भी अगर उनको दिक्कत होती है तो हमारे आशा कार्यकर्ता जो हैं और जो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं उनको उन लोगों के द्वारा सूचित किया जाएगा कि उन्हें कोई परेशानी हो रही है, जो कि आशा कार्यकर्ता हमें बताएंगी। और हमें पता चलने के बाद हम जैसी भी उनकी स्थिति होगी, अगर उनकी स्थिति सीरियस होती है तो हम उन्हें कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाएंगे, नहीं तो उनका इलाज यहीं किया जाएगा। नैनीताल में कोरोना मरीजों की सेवा में लगे हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात करें तो इनकी परेशानियों का सामना अब इनको ज्यादा करना पड़ रहा है। इनके पास कोविड पासेस ना होने की वजह से पुलिस कार्रवाई कर रही है इन पर, जिससे जरूरतमंदों के पास राशन भी नहीं पहुंच रहा और ना ही दवाएं पहुंच पा रही हैं। अभी से देखते हुए समाज सेवी जो ग्रुप है, जय जननी ग्रुप ने मांग की है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को जल्द पासेस मुहैया कराए जाएं, जिससे जरूरतमंदों को समय पर उनकी मदद पहुंचाई जा सके। जिला प्रशासन का कहना है कि 20 वॉलंटियर नियुक्त किए गए हैं और भी लोगों के पासेस बनाए जाएंगे। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी सरकार को निर्देश दिए कि समाज सेवियों के कोरोना पास जारी किए जाने चाहिए ताकि जरूरतमंदों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा सके। पास बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि देखिए ना, हम भी एक निश्चिंत होकर जाएंगे और हम अगर किसी को भेजते हैं वो भी निश्चिंत हो जाएगा। हमें उनको भी डर लगा रहता है कहीं हमें रोक रहे हैं, तो मतलब मन में भय रहता है। एक ऐसी सिचुएशन है कि कहीं पर भी चौराहे पे पुलिस खड़ी रहती है, उनको रोकते हैं, भाई कहाँ को जा रहे हो, क्या जा रहे हो। किसी को कोविड किट पहुंचाना हो, कभी किसी को राशन पहुंचाना हो, कभी किसी को कोई फूड पैकेट पहुंचाना हो, कभी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी हो, वो उसमें बहुत बखूबी कार्य कर रहे हैं। तो मेरा यही आग्रह है, अगर आप वॉलंटियर ऐसे करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली या तो वेबसाइट के थ्रू या फिर डायरेक्टली प्रशासन को अप्रोच कर सकते हैं। नैनीताल के बाद अगली खबर अल्मोड़ा जिले से। कोरोना मरीजों के लिए सिर्फ ऑक्सीजन की ही व्यवस्था है। ऑक्सीजन भी मैदान के भरोसे ही चल रही है।
ऐसे में कई संस्थाएं, अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग की मदद के लिए आगे आ रही हैं। एक संस्था ने कोरोना अस्पताल में 50 ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स दिए हैं। 50 बेड भी जल्दी देने का वादा किया गया, जिससे मरीजों को ऑक्सीजन मिल पाए। पचास कंसंट्रेटर बेस हॉस्पिटल को अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ये बड़े ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं 10 लीटर्स वाले, तो इससे हमारे पेशेंट्स को काफ़ी राहत मिलेगी और किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशंस को हम हैंडल कर पाएंगे। बढ़ते कोविड के बीच में प्रशासन ने लोहाघाट बंदी गृह में बंद विचाराधीन कैदियों को कोरोना टेस्ट उनका करवाया है। तो ये विचाराधीन कैदी हैं जिनका कोरोना टेस्ट किया गया। एसडीएम के मुताबिक लोहाघाट बंदी गृह में विचाराधीन 37 कैदी हैं कुल। तो कोविड से सुरक्षा के मद्देनजर ही सभी कैदियों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी लिया गया। 45 साल उम्र से ज्यादा 5 कैदियों को कोविड वैक्सीन लगी है, जबकि 18 से 44 साल के 32 कैदियों को वैक्सीन लगाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। वर्तमान में हमारे न्यायिक बंदी गृह लोहाघाट में 37 विचाराधीन कैदी हैं, जिनको सभी का सैंपलिंग करा दी गई है, आरटीपीसीआर सैंपलिंग की गई है और 45 प्लस जो है 5 कैदियों को वैक्सीन भी लगा दी गई है और शेष जो 18 से 44 तक के हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इन लोगों को भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। बढ़ते कोरोना के संक्रमण के दौरान अब मदद के हाथ आने लगे हैं आगे। नैनीताल होटल एसोसिएशन के साथ ही विदेशों से भी नैनीताल जिला अस्पताल को मदद मिलने लगी है। विदेशों से वो लोग मदद भेज रहे हैं जो मूल रूप से नैनीताल के हैं। कुछ लोगों ने मेडिकल उपकरण भेजे हैं। नैनीताल होटल एसोसिएशन ने जिला अस्पताल को स्वास्थ्य उपकरण समेत कई मदद भेज रहा है। जिला अस्पताल के सीएमएस कहते हैं कि ऐसी मदद से कोरोना के मरीजों को फायदा मिलेगा। शहर के लिए जो भी कर सकें वो हम करना चाहते हैं और जैसा कि सब जानते ही हैं कि हमने इसके लिए यहाँ के हॉस्पिटल बीडी पांडे में अप्रोच की थी और उनकी रिक्वायरमेंट्स जानी थी कि उनकी ज़रूरतें क्या क्या हैं, क्योंकि जो माइल्ड सिम्टम्स वाले जो मरीज़ हैं कोरोना के, उनको भी यहाँ से हल्द्वानी रेफ़र करा जा रहा है। खुद भी कह रहे थे और कोई विदेशों से भी उनके जो परिचित हैं वो मदद करना चाहते हैं। तो कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और आपके पल्स ऑक्सीमीटर और रूटीन में जो आयुष के लिए इसके लिए जो सामग्री की जरूरत है वो प्रोवाइड कर। सीधे लिए चलते हैं आपको गंगोत्री धाम, जहां पर कपाट खोल दिए गए हैं आज और 6 महीने के लिए अगले ये खुल चुके हैं कपाट। हम आपको बताएं कि सुबह 7:30 बजे खोल दिए गए गंगोत्री धाम के कपाट। मंदिर के पंडा पुरोहितों और पदाधिकारियों ने पूरे विधि विधान से मां गंगा के कपाट खोले। सुबह से ही गंगोत्री धाम में मंत्र उच्चारण के साथ गंगा लहरी, गंगा सहस्त्रनाम का पाठ किया जा रहा था। इसके पहले मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुंची और गंगा के जयकारों से पूरी तरह से धाम पट गया। हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कोरोना के चलते इस साल यात्रा करने और मंदिर में श्रद्धालुओं को फिर से अनुमति नहीं है। 2 तस्वीरें आपके सामने, जब गंगा धाम के कपाट खोलने के लिए डोली गंगा धाम तक पहुंची और किस तरह से गंगा धाम को सजाया गया है फूलों से। सिर्फ पंडा पुरोहित और हक हकूतधारी ही हैं जो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ कर रहे हैं। आम लोगों को दर्शन करने की अनुमति नहीं है। पिछले साल भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी जब बिना भक्तों के ही चारधाम यात्रा को संपन्न किया गया था और साल 2021 भी कोरोना की भेंट चढ़ा है। पुण्य सलीला मां भगवती गंगे के कपाट पूर्व परंपरा और रीत्यानुसार सही मुहूर्त और टाइम पर खोल दिए गए हैं। अब निरंतर यहाँ पर मां गंगा की पूजा अर्चना और अभिषेक चलता रहेगा और मां गंगा के श्री चरणों में हम सब लोग तीर्थ पुरोहित यही प्रार्थना कर रहे हैं कि देश को शीघ्र ही इस महामारी से मुक्ति मिले और हम यहाँ पर लगातार मां गंगा से पूजा अर्चना करेंगे कि देश को जो है इस महामारी से मुक्ति मिले। तो गंगोत्री कपाट खुलने पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट किया है और जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि विश्व प्रसिद्ध हिमालय धाम
गंगोत्री के कपाट आज निर्धारित मुहूर्त पर सुबह 7:31 पर पूरे विधि विधान के साथ और धार्मिक अनुष्ठान के साथ खोले गए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सिर्फ तीर्थ पुरोहित और प्रशासनिक अधिकारी ही यहां पर मौजूद रहे। अगले 6 महीने तक ये धाम के कपाट खुले रहेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच में जन स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए फिलहाल 4 धाम यात्रा स्थगित की गई है। मां गंगा से प्रार्थना है कि कोरोना महामारी से सभी को सुरक्षित रखने के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखें।